करते हैं। इशिता, फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations for getting the rank in the civil services examination. Thank you so much, sir. So, Ishita, you are a person who looks very serious and who is very serious, right? And coming to the preparation, can you please give me a brief about your background, about your family, something like that? Okay. So, sir, I belong to Hardoi district of Uttar Pradesh, and both my parents are doctors. So, since my childhood, I have seen that what kind of hard work goes into making a successful career, and this is now somehow instilled in my values, and that is what I also put in my preparation that helped me get this success. So my initial schooling was done in my district till class 10, and then for my 12th and graduation, I moved to Delhi, and that is where I got the exposure for civil services, and that what pushed me in this field. Okay, good to know. When you thought of about becoming civil servant, कितना टफ ये एग्जाम है? मतलब एक थॉट जब आता है ना, देर आर मेनी हु थिंक ऑफ preparing for the exam, but that thought of preparing for the civil services exam, the toughest exam in India, and I would say one of the toughest exam in the world. Yes, So how tough sir. it is? Indeed, Hmm. tough. It is very tough. Like when I first got to know like, the process of it, prelims, may you have GS and CSAT, then mains you just get 3 months, and you have 9 papers to appear for, and that too within just 5 days. I was literally intimidated कि ओके लाइक कौन इंसान है जो इसको कर भी पा रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी सर ऑनेस्टली। बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट आप बाहर से क्या देख रहे हैं, रादर इट्स अबाउट द जर्नी दैट यू फॉलो। आपको पता भी नहीं होता है कि आप धीरे धीरे करके कितनी रेजिलियंस डेवलप कर लेते हैं, एंड आप उसको बार बार कर भी जाते हैं। आफ्टर दैट मतलब मुझे याद है जब मेरा मेंस 2022 का जब फाइनल पेपर था, मैं बाहर निकल के आई, आई फेल्ट लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आई वाज लाइक मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये इसको पुल ऑफ कर पाऊंगी, and मैंने इतने अच्छे से कर लिया। तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली बहुत टफ है, बट जो लोग इसमें घुसते हैं, जो लोग मतलब हिम्मत उठाते हैं इसको करने की, बहुत दे लिटरली कम्प्लीटली दे आर चेंज एज अ पर्सन, इरिस्पेक्टिव ऑफ भले ही उनको सक्सेस मिली या फेलियर, बट अंदर से आपको बहुत बदल देती है और पॉजिटिवली बदलती है ये प्रिपरेशन। आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि मेंस के एग्जाम के दौरान आसमान कुछ अलग दिखाई देता है, और वंस वी एंड द लास्ट पेपर तो वो आसमान बहुत अलग दिखाई देता है। दैट इज ट्रू। कमिंग टू द पर्सनैलिटी पार्ट, देर आर मेनी मिथ्स कि ना आपको बिल्कुल सुपर टैलेंटेड होना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए, बिल्कुल ब्रेट होना पड़ेगा, आईआईटी से होना पड़ेगा, वरना तो चांस ही नहीं है। एंड यू डोंट बिलोंग टू सच प्लेसेस, राइट? तो क्या ये सब मिथ है? टोटली सर, मतलब बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, आप कहाँ से हैं इस एग्जाम में। व्हाट मैटर्स इज हार्ड वर्क, बिकॉज जब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, मोस्टली पीपल से कि 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो कोर होता है उसका। तो जब आप 6 से 12 जो क्लासेस 6 7 का बच्चा पढ़ रहा है, अगर आप उसी चीज को कोर लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है इसमें। इट्स ऑल अबाउट कि आप हार्डवर्क कितना कर रहे हैं, आप चीजों को समझ कैसे रहे हैं, उसको कंसेप्चुअलाइज कैसे कर रहे हैं। इसमें रटने की कैपेसिटी कितनी है, या आपने कितनी आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपना कितना 100% दे पा रहे हैं। तो इट्स ऑल जस्ट अबाउट यू एंड योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, नथिंग एल्स मैटर्स। अभी आपने जो बात कही, ठीक है, अब इसमें एक और बात आती है कि व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वी ऑलवेज एम कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाना चाहिए, और हम तो फर्स्ट 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 में निकाल लेंगे। एंड यू हैव अपीयर्ड इन मेंस इन द लास्ट अटेम्प्ट, एंड दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट। ऑनेस्टली इफ आई आस्क यू, कितना टाइम ऑनेस्टली चाहिए कि निकल जाएगा? पर आपका 1 साल 2 साल तो देना पड़ेगा। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सर सबसे पहले तो 1 साल की तो इसकी एग्जामिनेशन की ही खुद की साइकिल है। फिर आप प्रिपरेशन के लिए 1 साल देंगे, ऑप्शनल है। तो कोई इंसान अगर जस्ट सोच रहा है कि मैंने 1 साल तैयारी की और अगले साल मैं बन जाऊंगा, तो बहुत ही सुपरफिशियल थॉट है, आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। रियलिस्टिकली दिस एग्जाम डिमांड्स एटलीस्ट 2 to 3 years, जहां आप समझ पाए। मतलब जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं दे वेरी ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल है, बट एक्सेप्शन इज नॉट अ नॉर्म। तो अगर कोई घुस रहा है इस चीज में, तो दे नीड एटलीस्ट 3 years, जहाँ पे आप घुस के प्रॉपर चीजों को समझ पाए, ऑप्शनल में अपने आप को मास्टर कर पाए, फिर एग्जामिनेशन की साइकिल में अपने आप को डिवोट कर पाए। तो
3 साल तो सर लग ही जाते, कहीं नहीं जाते 3 साल इसमें। मतलब सीधी सी बात है कि आप मेंटली 2 अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं। जी सर जरूर। आप सारे तो के फर्स्ट सारे अटेम्प्ट में तो पता ही नहीं होता कुछ, कि जैसे मेंस का पेपर मैंने पहली बार देखा, पता ही नहीं है मैं कुछ भी लिख रही हूँ। क्योंकि स्कूल कॉलेज में बहुत अलग तरीके से चीजें देखते थे, अलग तरीके से लिखते थे, और एकदम से नहीं चेंज होती है वो, सीखने से ही आती हैं चीजें। इसलिए शायद सर जिनका निकलता है मोस्टली सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही निकलता है, क्योंकि वो सीख चुके होते हैं तब तक। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ एक बहुत अच्छी चीज जो होती है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं उनको पता रहता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जी गाइडेंस का आपके करियर में कैसा रोल रहा सिविल सर्विसेज? सर, मैंने अगर इतने यंग एज में 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, तो सबसे बड़ा रोल मेरे मेंटर्स का ही रहा है, कि उन्होंने मुझे हमेशा एक बहुत ऑनेस्ट गाइडेंस दिया है। मतलब जहाँ पे मैं गलत थी, वहां पे उन्होंने बोला है कि दिस इज समथिंग, इट इट डज नॉट वर्क। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छे मेंटर्स मिले। तो जैसे आई वुड लाइक टू मेंशन, मतलब मैंने सत्यम जैन सर को फॉलो किया था अपने मेंस के टाइम पे। एंड जिस तरह से उन्होंने हैंड हेल्ड किया, तो उनके खुद के उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस थे मेंस के, अपने लर्निंग्स अपने फेलियर्स को उन्होंने हमें शेयर किया, ताकि हम वो चीज दोबारा ना रिपीट करें। तो वो चीज मुझे काफी हेल्प की। देन फिर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के लिए सिर्फ मुझे 12 दिन मिले प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ। एंड जिस तरह से आपने मुझे सोशल इश्यूज पे, जो चीजें जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में तो हमने बहुत ही आइडियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, पर जब हम किसी एक एक्सपीरियंस इंसान से डिस्कस करते हैं, वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव देते, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देते, तो वो मुझे आपसे काफी इंसाइट्स मिले कि कम दिनों में चीजों के बारे में एक रियल पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करना है। तो मुझे लगता है मेंटर्स का सबसे बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस को एक्सेलरेट करने में। और यहाँ पे ना ये भी एक बात आती है कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है कि पहले के टाइम पे गाइडेंस की कमी थी। अभी गाइडेंस बहुत ही ज्यादा है, तो लोग वहां भी कहीं ना कहीं सफर करते हैं। एंड आपने मुझे बताया कि आपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से तैयारी चालू कर ली थी। सो जी सर। हाउ डिड यू मैनेज द प्रिपरेशन फ्रॉम द सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर में तो लोगों को समझ नहीं होती है जीवन में करना क्या है। सर क्योंकि मैंने क्लास 12th में ही सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मेरे दिमाग में था इस फील्ड में जाना है, तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड माई पेरेंट्स कि आप थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं कॉलेज से स्टार्ट कर दूं। बट सर मैं बहुत ही एक ऑनेस्ट अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करूंगी, कि क्योंकि सेकेंड ईयर के कॉलेज में मैं इतनी सीरियस भी नहीं थी, मैं 19 साल की थी, तो मैच्योर भी नहीं थी इतना। तो मैं अपनी कोचिंग जाती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, नोट्स बनाती थी, पर कभी मैं उन नोट्स को पढ़ ही नहीं पाई दोबारा, बिकॉज कॉलेज का भी काफी काम हो जाता था, असाइनमेंट्स हैं, आपके एग्जाम्स होते थे, तो वो इतना हेक्टिक हो जाता था मैनेज करना। और सेकंड, मुझे लगता था कि अभी तो मेरी एज में अभी मतलब 3 साल है मुझे 21 साल का होने में, तो मैं सीरियसली नहीं ले पाई थी उसको। पर हाँ, ये जरूर है कि जब मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर से जाना स्टार्ट किया, तो मुझे इंट्रोडक्शन हुआ चीजों का कि क्या है सब्जेक्ट्स। जैसे लोग कहते हैं कि आपको इस एग्जाम को समझने में 1 साल लग जाता है, तो वो जो मेरा 1 साल था वो मेरा वहां पे यूटिलाइज हो गया, कि मैं ना भले ही पढ़ नहीं पाई, कंसेप्ट नहीं याद हुए मुझे, पर मैं एग्जाम समझ गई कि पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कैसे चीजें फंक्शन करती हैं। तो वहां पे एक अर्ली स्टार्ट ने डेफिनेटली हेल्प किया मुझे। यू गॉट वेरी लकी कि ना वो 1 साल जो है, जो लोग कॉलेज के बाद में स्पेंड करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, एग्जाम क्या है, सो यू हैव डन इट इन योर कॉलेज टाइम। Coming to the academic side, there are two side. Number one is tangible side. Content है, syllabus है, books हैं, answer writing है. Number two is intangible side, but they play major role. आप आपका कंसिस्टेंसी कैसा है, मोटिवेशन कैसा है? सो कैन यू प्लीज थ्रो लाइट ऑन दोज intangible थिंग्स विच यू हैव kept इन योर माइंड कि मोटिवेशन खोना नहीं, डिप्रेशन आना नहीं है, क्योंकि एक बार वो आया तो वो साइकिल में एक अटेम्प्ट कहाँ निकल जाएगा खबर नहीं लगेगी। जी सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो इंटेंजिबल्स में होता है, कि आप अंदर से कितना मोटिवेटेड हैं इसके लिए। मतलब आप अगर सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ रॉयल एंट्री की वीडियोस देख लिया या फेम की वीडियोस देख लिया, आप वो देख के कर रहे हैं, तो 2 दिन कर पाएंगे, 4 दिन कर पाएंगे। पर 2 साल 3 साल, जब तक आप अंदर से ड्रिवन नहीं है, आप एक हायर गोल को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सर ये जो फेम है, ये 2 महीने आपके रिजल्ट के बाद रहेगी, आप चलो ट्रेनिंग तक रहेगी, उसके बाद कोई फेम नहीं है, उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में एंटर करेंगे। तो इंटरनली ड्रिवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं दिन के, तो आपको इनर मोटिवेशन चाहिए कि कैसे चीजें चलनी है।
सेकेंडली सर मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप फेड अप हो जाएंगे एक टाइम पे, तो आपको अपनी हॉबीज, अपनी मे बी अगर आपको रनिंग स्पोर्ट्स कुछ भी पसंद है तो उसके साथ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो स्टडी का जो फटीग है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ बूस्टर्स होने चाहिए आपके पास। तभी जैसे किसी को अगर म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ कर लिया 100%, या मूवीज देखना पसंद है आप 100% नहीं कट ऑफ कर सकते। तो इंटेंजिबल्स वही है जो चीजें आपको खुशी दे रही है, आप उसको टोटली नहीं कट ऑफ कर सकते, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एंड थर्डली सर मुझे लगता है कि ह्यूमन सपोर्ट आपके पेरेंट्स से, आपके पीयर ग्रुप से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से। मतलब सर मेरे फ्रेंड्स, मैं मुझे लगता था कि लो मेरे फ्रेंड्स तो ग्रेजुएट हो गए, एम्प्लॉयड है, इतनी मतलब लाखों की नौकरियां कर रहे हैं, मैं जस्ट एक जस्ट बीए ग्रेजुएट हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। मुझे लगता था, पर उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा कि नहीं भाई तू इन सब चीजों को वो मत देख, तू लॉन्ग टर्म में देख। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ह्यूमन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए। और अच्छे फ्रेंड्स मिलना बड़ी किस्मत की बात है। जी सर। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में होता क्या है कि हमारे जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं। उनके लिए ये एक कॉलेज के सेमेस्टर का एग्जाम जैसा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, परसेंटेज कम टाइप है, पर यहाँ हम्म। पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है। हर्षिता ने कल एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उसने बोला था कि सर मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी जो है वो है डिसिप्लिन। जी। डिसिप्लिन इतना जरूरी है कि जैसे आप ही ने बोला कि रॉयल एंट्री वीडियो देख लो तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा 5-10 मिनट के लिए कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी मेरी फोटो क्लिक करूंगा, पर वो पढ़ने को मजबूर करेगा नहीं। वो एक ट्रैप है कि फिर आप रॉयल एंट्री पे ही फोकस्ड रहेंगे। तो एक सोचते रह जाएंगे कि ऐसे उतरूंगा, गॉगल्स लगा लूंगा। ट्रू। तो डिसिप्लिन के लिए अगर हम बात करें, तो चूंकि आपने 2 अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट में क्या चेंज किया? क्या आपको लगा कि ये थोड़ी कमी रही है, इसको मुझे अब पूरा करना है? सर पर्सनल फ्रंट पे मतलब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन एंड ऑल, वहां पे मैं बचपन से ही मैं मतलब काफी है जो सीरियस बच्ची थी, तो वहां मैंने पे बोला ही मुझे तो ज्यादा मैं चेंजेस कि नहीं तुम करने पड़े। सीरियस दिखने में भी हो और तैयारी में भी हो। तो वहां पे मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ा। सबसे सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज मेरा ये था कि मेंस में मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस किया, क्योंकि पीवाईक्यूज के थीम्स रिपीट होते हैं, उसकी लैंग्वेज रिपीट हो रही है। मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत ही मॉक क्वेश्चंस टाइप की चीजें लगाई थी कि मतलब वो बहुत बेसिक पूछ रहे, वो पूछ रहे व्हाट इज एल नीनो। मेंस में वो यूपीएससी पूछ रही है कि हाउ इज एल नीनो इम्पैक्टिंग द वेदर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिफरेंस मेरा ये दोनों मेंस में था कि पहले मेंस में मैं बहुत ही ऊपर ऊपर उड़ रही थी, पीवाईक्यूज को मैंने बहुत नेग्लेक्ट किया। सेकेंड मेंस में मैंने पकड़ के बैठ गई, क्योंकि सर अगर 2013 से देखें तो 10 साल हो गए हैं, और कम से कम हमारे पास 10 साल में 4 जीएस और 20-20 क्वेश्चन, तो हम तो सारे क्वेश्चन एक एक बार भी अटेम्प्ट कर लेना तो सर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने उसको अपना बेस बनाया कि जो यूपीएससी पूछ के आ रही है वही मास्टर करना है, उसी को अच्छे से पॉइंट्स बनाना है। तो वो चीज मुझे सेकंड अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा हेल्प किया उस चीज में। और पीवाईक्यू से तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि देर आर थीम्स। यूपीएससी वो थीम्स को रिपीट करेगा, यूपीएससी उससे जी। क्वेश्चन पूछेगा, अनलिनो पूछा है उससे वो दोबारा पूछेगा, किसी और फॉर्म में पूछेगा। एंड सर मुझे अभी ये भी लगता है कि जैसे प्लीज। उन्होंने पूछा कि जैसे आर्ट एंड कल्चर का बोला कि आप कल्चर के बीच में इंडियन कल्चर की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए कि एंशियंट हम्म। टाइम्स में भी ये था, मॉडर्न टाइम्स में भी ये। तो मुझे लगता है जब आप इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाती है, तो आप इसी क्वेश्चन के थीम को बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जीएस में भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप कर देता है। तो पीवाईक्यूज तो दे आर द लाइक बाइबल, दे आर गीता, वो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज। इसका लेकिन दिक्कत क्या है? अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वाला आता है, वो कुछ बजवर्ड सुना करता है पीवाईक्यू। उसके लिए पीवाईक्यू ये है पढ़ना, पढ़ लिया, हाँ। देख लिया। तो व्हाट इज द करेक्ट वे? मींस मेरा ये मानना है कि पीवाईक्यू के साथ में एक और शब्द लगाने की बहुत जरूरत है, वो है पीवाईक्यू एनालिसिस। अनलेस यू यस। एनालाइज, कोई मतलब नहीं है। आप 10 साल ही कर लो, प्रीलिम्स में लोग 25 साल कर लेते हैं, अगेन दे गेट 50 नंबर, 60 नंबर। पीवाईक्यू हम्म। एनालिसिस मैटर्स द मोस्ट। तो इस क्वेश्चन पे विल कम एक जो स्टेप है। अभी क्या है कि मान लो एक यंग स्टूडेंट है, वो आया तैयारी में और वो डायरेक्ट पीवाईक्यू चालू कर देता है। दिस इज हम्म। नॉट द वे। आपको सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक अल्नीनो पता नहीं है तो पीवाईक्यू का कोई कोई मतलब नहीं है।
तो कैन यू प्लीज टेल मी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें कि हम वो पीवाईक्यू पे भी आए और फिर पीवाईक्यू के एनालिसिस पे भी चले जाएं। सर अब देखिए, जब पीवाईक्यूज की बात आती है तो पीवाईक्यू इज अ पार्ट ऑफ रियल यूपीएससी पेपर, जो तब बनाया गया है जब बच्चा पूरा अच्छे से सारा कंसेप्ट उसने पढ़ लिया, सारा सिलेबस उसका कंप्लीट है, उस बच्चे के लिए वो पीवाईक्यूज बनाए, वो क्वेश्चन उस बच्चे के लिए। तो घुसते घुसते ही पहले दिन से अगर हम पीवाईक्यूज लेके बैठ जाएंगे, एक तो बहुत ही खराब हम परफॉर्म कर पाएंगे, और दूसरा हमें समझ ही नहीं आएगा, हम बहुत डर जाएंगे। तो दैट इज नॉट द वे कि डे वन से शुरू लेके बैठ गए। पीवाईक्यूज हेल्प जब आप पूरा कंप्लीट करके बैठ गए हैं, पूरा आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सर पीवाईक्यूज इज नॉट, अगर मुझसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इट्स नॉट जस्ट अ ज्योग्राफी क्वेश्चन, उसमें मे बी पॉलिटी का भी कोई एक पॉइंट आ जाएगा, उसमें इकोनॉमी का भी कोई पॉइंट आ जाएगा, बहुत इंटरलिंक्ड है उसमें। तो यस, यू आर राइट कि हम जंप नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट होता क्या है कि हम जब शुरुआती पीवाईक्यू से नहीं करते ना, तो बाद में हम पीवाईक्यू को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ट्रू। हमें लगता है कि अब हम वी आर बिगर देन द पीवाईक्यू, कि अरे ये क्या, ये तो हमें हम्म। बहुत अच्छे से आता ट्रू। है। तो वो चीज नहीं कर सकते। आप शुरुआत करिए, आप बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल बेबी स्टेप्स लीजिए, बट एंड इज द पीवाईक्यू, लाइक लिटरली। तो कैन वी से कि आप पीवाईक्यू देखिए, उसके बेसिस पे फिर आप अपने जो सोर्स हैं उसको आप पढ़िए, तो आप बेहतर तरीके से भी पढ़ लेंगे। एंड देन यू कम बैक टू द पीवाईक्यू। फिर ऐसा नहीं हो कि बस एक ही बार देखा फिर पीवाईक्यू भूल ही गए। कैन वी से इट? ऐसे मुझे भी लगता है कि लोगों की पीवाईक्यू को लेके ये धारणा रहती है कि जैसे मैं कुछ लोगों को कुछ पूछते हैं लोग मुझसे कि कैसे आप प्रीलिम्स के लिए क्या गाइडेंस दोगे, तो मैं बोलती हूँ आप पास्ट ईयर पेपर्स तो सॉल्व करके ही जाओ कम से कम 2 बार, और प्रॉपर एक इन्वायरमेंट में बैठ के 2 घंटे बैठ के टाइमर लगा के ओएमआर भर के। तो वो ये कहते हैं कि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने बीच बीच में टॉपिक्स के साथ पीवाईक्यूज उठाई लिए, तो हमें लगता है कि हम जब ये वाला पेपर करने बैठेंगे हम तो 200 में से 200 लेके आ जाएंगे। बट सर एक्चुअली में ना, अगर आप वो पेपर, आपने भले ही 10 बार भी वो क्वेश्चन किया और आप पूरा पेपर लेके बैठेंगे, मैं कह सकती हूँ सर आप 100 या 120 से ज्यादा मार्क्स बहुत हार्डली स्कोर कर पाएंगे। तो पीवाईक्यूज को ये मत सोचो कि एक बार देख लिए तो मैंने मास्टर कर लिया, उसको बिल्कुल सीरियसली लेना है। यूपीएससी अगर पिछले साल का प्रीलिम्स का जो पेपर है सेम पेपर दे दे तो भी लोगों के 200 नंबर नहीं आएंगे। नहीं। हम्म। और वो रहता है। एक और बात है इश्ता की, व्हेन यू आर यंग, लाइक वी सी टू काइंड ऑफ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट बिल्कुल यंग एज में आया, फ्रेश है, तैयारी किया निकल गया। एक है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि आपके दो गोल्डन अटेम्प्ट हैं। एक है इनिशियल वाला, बिल्कुल गोल्डन है क्योंकि यू आर फ्रेश, आप मेंटली भी तैयार हो, फाइनेंशियली भी तैयार हो, फैमिली भी तैयार है, एवरीथिंग इज देयर। तो वो एंड आप बाकी मोटिवेटेड भी बहुत हो उस समय। मोटिवेटेड भी बहुत हो, आपको भी रॉयल एंट्री चाहिए, राइट? जी। तो मोटिवेटेड बहुत हो। वो क्या मिस्टेक नहीं हो कि आपको वो फिर लास्ट अटेम्प्ट जो अगेन एक गोल्डन अटेम्प्ट बनता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट है, अब आप पूरा फाइट मारोगे कि वो डू एंड डाई वाली कंडीशन है। तो एक यंग एज में आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर लें? सर यंग एज का तो वही, मैंने मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हार्ड वर्क, मतलब आपको अगर सोचा है कि मेरे को 12 घंटे बैठना है तो बैठिए, और 12 घंटे बैठ के ये नहीं करना है कि मतलब बस टाइम पास हो रहा है, टेलीग्राम पे एमसीक्यू पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी, और खुद की स्ट्रैटेजीज, ये नहीं कि किसी टॉपर का वीडियो देख लिया तो बस कॉपी कर ली उसकी स्ट्रैटेजी। आपको डेली बेसिस पे, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है, आपको डेली बेसिस पे अपने आप को एनालाइज करना है कि यहाँ पे ये अच्छा कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे। अब अगर आप कोई जैसे लोग अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो मेनी पीपल मस्ट बी गिविंग मॉक टेस्ट या वो, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट की मैंने 60 मॉक टेस्ट लगा ली, 70 मॉक टेस्ट लगा ली। आप उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे कर रहे हो, उससे गलतियों से कैसे सीख रहे हो। जितनी जल्दी आप गलतियों से सीखेंगे सर, उतने आपके अटेम्प्ट्स कम होते जाएंगे, उतने उतने कम अटेम्प्ट्स में आप क्लियर कर लेंगे। तो अपनी गलतियों से सीखना सबसे इम्पोर्टेंट। जो अपनी गलतियों से सीख जाएगा, अटेम्प्ट के नंबर कम होते जाएंगे, टाइमली मतलब सिलेक्शन लोग हो जाएगा। अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद अपनी गलतियां रियलाइज करते हैं, आप अपनी डेली बेसिस पे गलतियां रियलाइज कर लीजिए, अटेम्प्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कमिंग टू द टेलीग्राम, टेलीग्राम में भी हजारों ग्रुप हैं, कुछ लोग डिबेट में पड़ जाते हैं। हाउ यू हैव मैनेज दैट टेलीग्राम थिंग? क्योंकि देखो टेलीग्राम पे कैंडिडेट है, कहीं पे यस अच्छी गाइडेंस भी मिल रही है, कहीं पे नहीं भी मिल रही है, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप। सो हाउ हैव यू मैनेज दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम वाला थिंग? सर,
टेलीग्राम मतलब इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, मेरी एक बहुत ही क्लियर मतलब फिलोसफी थी कि मेरे को अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड चाहिए, कि अगर मैं कोई एक चीज करूँ, अगर मुझे एक सोर्स मिल गया जिसको मुझे लग रहा है कि ये अच्छा सोर्स है, तो बस उस पर स्टिक होना है, फिर उस चीज के लिए दूसरा सोर्स मुझे नहीं ढूंढना। तो ये चीज मुझे टेलीग्राम में भी हेल्प की, अगर मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप मुझे इस चीज के लिए अच्छा गाइड कर सकता है, तो फिर मैं ये नहीं हूँ कि 10 ग्रुप्स ढूंढ रही हूँ, 10 ग्रुप के लिंक सर्कुलेट हो गए, सब ज्वाइन कर लिया बैठ के, क्योंकि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, इसने क्या कमेंट किया, वो लड़ाई चल रही है कुछ, वो कोई पीडीएफ कलेक्टर बन रहा है, नहीं चलता वैसे। तो लिमिट करना बहुत जरूरी है आपको, मतलब आप ढूंढ लो, टाइम लो, ढूंढ लो कि क्या आपको बेनिफिट कर रहा है। बिकॉज सर हर साल टॉपर्स निकलते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने नोट्स, अपने जो भी अब मटेरियल है सब शेयर करते हैं, वो उनके लिए काम किया है, शायद दूसरे के लिए काम करे ना करे, पर हम बस इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजीज, अपने गाइडेंस को लिमिट करना इज भी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो है बस अब उसको पकड़ के चलो और उसको फॉलो करो हार्टेडली। ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया है, वो पीडीएफ पे पीडीएफ आए जा रहे हैं, वो पढ़ भी नहीं रहे। ज्वाइन किया है तो या तो उसको प्रॉपर फॉलो करो, नहीं तो वो ग्रुप लीव कर दो। एक सवाल आता है, एक कैंडिडेट आता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करता है, वो फिर अपनी स्ट्रेटजी देता है क्योंकि उसको ऐसा लगा करता है कि वट एवर आई हैव डन दैट इज द बेस्ट और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैन आई आस्क यू दिस पर्सनल क्वेश्चन, क्या फेलियर हम्बल बनाता है? यस सर, इट डज। बिकॉज व्हेन यू फेल, स्पेशली मैं बहुत बचपन से ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई। एंड मेंस 2020 तो मेरी जिंदगी का पहला फेलियर था, एंड इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग। मुझे 2 हफ्ते लगे एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई तुम फेल हो गई हो, अब एक्सेप्ट नहीं हुई एक्सेप्टेंस। तो उस चीज ने बहुत हम्बल बनाया, बताया कि भाई ठीक है, भले ही मेरी स्ट्रैटेजी थी जो भी उन पे मैंने 100% ट्रस्ट किया, बट कुछ गलतियां हो सकती है मेरे से, उन गलतियों को आप एनालाइज करेंगे, आप बढ़ेंगे आगे, तो बहुत हम्बल बनाता है सर। दूसरों से सीखने का एक वो देता है कि जो सक्सीड कर रहा है उससे सीखो, इट्स नॉट जस्ट कि आई एम द बेस्ट एंड आई हैव द ओनली बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बहुत हम्बल बनाती है failure। कैन आई से कि यूपीएससी का फेलियर आईना दिखाता है कि तुम कुछ नहीं? जरूर दिखाता है, मतलब आपको अंदर से रिफ्लेक्ट करने में मजबूर करता है कि मैं अगर रोज 10-10 घंटे भी देके अगर फेल हो रहा हूँ, तो कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम, मतलब लोग सिटिंग आवर्स का मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, पीपल आर लाइक 18 आवर्स स्टडी व्लॉग, 16 आवर्स स्टडी व्लॉग। इट डज नॉट मैटर। आप की मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से साथ में चलती है। तो अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्ट करना, अपनी चीजों को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से एक फेलियर के बाद में जब आपको सक्सेस मिलती है, सो यू हैंडल दैट फेम एंड सक्सेस इन ए बेटर वे, Yes. क्योंकि बिकॉज एक बहुत नाउ वी नो अच्छा, यस कि उस प्लीज। सक्सेस के पीछे क्या गया है, उस सक्सेस का असली मायने समझ में आते हैं, आप हवा में नहीं उड़ रहे होते। तो डेफिनेटली एग्री विद दिस। किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर यंग एज में मुझे सक्सेस मिल जाती बिल्कुल शुरुआत में, तो मैं आदमी को आदमी नहीं समझता। जी। एक फेलियर मिला, मेरे पैर फिलहाल जमीन पे हैं। बिना फेलियर के यू फील लाइक आई एम बिगर देन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं ही मैं हूँ और मैं तो किसी चीज में नहीं हार सकता। तो टू एग्री। इसमें एक और बात होती है, देखो कि स्कूल तक, कॉलेज तक फेलियर तभी आता है जब हम चाहेंगे। जनरली हम पास होते हैं, परसेंटेज ऊपर नीचे पॉसिबल है। कोई ब्राइट रहेगा, जैसे मेरे पास में कुछ कैंडिडेट आते हैं दोज आर फ्रॉम आईआईटी, सर आई एम टॉपर इन आईआईटी एंड आई फेल्ड इन प्रीलिम्स, सर आई वाज टॉपर इन आईआईटी, आई फेल्ड इन मेंस। तो ये अलग है। इस फेलियर को आप कंपेयर करोगे स्कूल कॉलेज से, इट इज डिफरेंट। सो हाउ हैव यू हैंडल्ड दैट थिंग, क्योंकि एज यू हैव सेड दैट यू वर ए ब्राइट स्टूडेंट, एंड आपको जब आईना यूपीएससी ने दिखाया कि आप फेल हैं एग्जाम में, हाउ यू हैव हैंडल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग? सर एक दो चीजें यहाँ पे आती है, बिकॉज हमने बचपन के मतलब अपने 20 साल, अपने 21 साल एक स्कूल और कॉलेज वाले इन्वायरमेंट में बताए हैं, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो उसी चीज को एकस्टम्ड होता है। यूपीएससी का पैटर्न टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो पहले उस चीज को समझना कि जो चीज हमने लर्न किया उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में। और यूपीएससी के ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आपको सीखने हैं,
टू सक्सीड। तो एक तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है उस चीज को समझने में कि भाई दुनिया अलग है थोड़ी। एंड व्हेन इट कम्स टू फेलियर एंड अब्सॉर्बिंग दैट फेलियर सर, मतलब ये सुनने में बहुत अजीब है बट ये बहुत हार्श होता है कि जब 10 लाख लोग बच्चे बैठ रहे हैं जस्ट 1100 पोस्ट के लिए, 99.9% पीपल आर बाउंड टू फेल। तो उसमें एक फेलियर को आप अपने ऊपर ये नहीं ले सकते कि मैं तो यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं वर्थलेस हूँ। अगर आप उस चीज पे बैठ गए सर, आप दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। और हिम्मत जुटा भी ली अगर कि अब साइकिल में तो फंस गए हैं तो देना ही अटेम्प्ट और कर क्या सकते हैं, आप होल हार्टेडली दे ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप को वर्थलेस नहीं फील करना है कि यार मेरे इसमें तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज एग्जाम ही ऐसा है कि बहुत हाई फेलियर रेट है। तो जितनी मेहनत आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है, मतलब अंदर से आवाज आनी चाहिए कि उससे भी ज्यादा मुझे सेकंड अटेम्प्ट में जाना है। उस अपनी कैपेसिटीज पे भरोसा करना बहुत जरूरी है फेलियर को ओवरकम। आपने जो बोला कि 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सीरियस, हर साल 50-60 हजार कैंडिडेट ही हैं। हाँ ये भी है। बाकी दे आर फिलिंग द फॉर्म जस्ट फॉर द फन कि एग्जाम है एक, दे रहे हैं तैयारी। ओआरएन की दुनिया सभी को पता है, आप भी हाँ गए तो हैं फिर वो ओआरएन। 10 लाख लोग भी सपना तो उतना ही देख रहे हैं कि सपना बनूंगा देख तो रहे मैं हैं, आईएएस हूँ। वो उसी सपना का भी देख सपना रहे हैं। उनका भी वही है। लेकिन इसमें क्या है ना इश्ता, कि सिर्फ सपने देखने से काम होता नहीं है ना। जी। आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे आपने एक बोला कि बेबी स्टेप लेना पड़ेगा, वो बेबी स्टेप बहुत डिफिकल्ट रहता है। व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग योर एग्जाम, यू माइट हैव फेल्ट कि इनिशियल जो थ्रस्ट है ना, वो आता नहीं है। वो एनसीईआरटी पढ़नी 6th क्लास की है। जो हमने स्कूल में तमीज से पढ़ लेते तो आज दिक्कत नहीं आती। वो 6th क्लास की एनसीईआरटी समझ होता है कि ये खत्म कब होगी, फिर मैं 7th पे कब जाऊंगी। और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते इन योर रूम लक्ष्मीकांत रखी, एंड यू आर लाइक इसका नंबर कब आएगा, इसका नंबर कब आएगा। हैव यू फेल्ट इट? सर ऑनेस्टली मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है बट ऑनेस्टली मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि एक तो मेरा कॉलेज में ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड रहा है। तो वो जो बेसिक होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट बेबी स्टेप्स एंड गेटिंग टू नो द सब्जेक्ट, वो मेरा ऑलरेडी हो चुका था। बिकॉज हम कॉलेज में वो डिसिप्लिन को ऑल्टर करते रहते थे। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ ली थी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। तो एनसीईआरटी वाला बेबी स्टेप मेरा थोड़ा स्किप हो गया, मैंने एकदम से ओके। हेड स्टार्ट किया। पर हाँ ये वाला फीलिंग होती है क्योंकि इतना सारा सिलेबस है एंड लगता है ये बुक भी पढ़नी है, वो बुक भी पढ़नी है, ये कब खत्म होगा, वो कब जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट एक तो ट्रस्टिंग द प्रोसेस, और दूसरा एक ईयर लॉन्ग टारगेट्स बनाने बहुत जरूरी है। बिकॉज इतना सिलेबस अगर आप एक चीज को लेके बैठ गए, वो खत्म ही नहीं होगी, पूरा साल निकल जाएगा। तो ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी थी, अच्छा एक महीने में मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है, बाई मे बी मिड 3 मंथ्स में मेरी पॉलिटी का इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो एक रफ ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको पता है कि मेरा पूरा साल, अच्छा पूरा साल नहीं तो एटलीस्ट आगे के 2 महीने 3 महीने कैसे दिखने वाले हैं। ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे पूरे 2-2 साल निकल जाएंगे और आपका सिलेबस ही नहीं खत्म होगा कभी। इस तैयारी में ना एक और ऐसा मोड आता है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारी फेवरेट रहती है, और एक से हम इतनी नफरत करते हैं कि ये किताब साइड कर दो बस, इसको बाद में देखूंगी, मैं प्रीलिम्स के एक दिन पहले कोशिश करूंगी, इसको साइड कर दो। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, एंड विच वन यू हेटेड लाइक एनीथिंग, यार ये नहीं करना है? तो सर ऑब्वियसली मेरा क्योंकि ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स, जीएस की इकोनॉमिक्स तो मुझे फिर इजी लगती थी बिकॉज मेरे इकोनॉमिक्स बेटर थी काफी वो थी। तो इकोनॉमिक्स वाज अ वेरी केक वॉक फॉर मी कि ठीक है बढ़िया है, न्यूज पेपर पढ़ रहा है, उसमें मजा आ रहा है। एंड द सब्जेक्ट आई हेटेड द मोस्ट वाज हिस्ट्री, क्योंकि एक तो समझ नहीं आती थी और ये सबसे बल्कि है। मतलब मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, फिर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब खत्म ही नहीं हो रही है हिस्ट्री। एंड इतना सब रट्टाफिकेशन है, आप क्या ही कॉन्सेप्ट लगा लोगे, अंडरस्टैंडिंग क्या ही लगाओगे, सब रटना है। तो वो लगता था कि भगवान मतलब जान छुड़ा दो इससे। पर वही है कि सर यूपीएससी में आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, एक सब्जेक्ट भी आप ये नहीं कह सकते ये कम प्यार करना है मुझे। तो वहां पे मैंने बहुत जिद पाली थी कि इस हिस्ट्री को भले मुझे पसंद नहीं है पर मुझे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना ही बनाना है, इस पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो वहां पे भी मैंने अपने मतलब मेंटोर्स को, मतलब मैंने काफी टाइम स्पेंड किया टू चूज कि मैं किन से पढ़ रही हूँ। बिकॉज मैं रोज रोज नहीं कर सकती, आज इन टीचर से पढ़ लिया, हम्म। कल उन टीचर से पढ़ लिया। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत अपना देखा कि कौन से टीचर मेरी पेस पे, मैं उनकी पेस फॉलो कर सकती हूँ।
आई चोज द टीचर, मैंने उनको फिर रिलीजियसली फॉलो किया प्रॉपर, कि बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो किया, जो उन्होंने कह दिया वो पढ़ लिया। उनकी क्लास से पहले उनके सारे नोट्स को रिवाइज करके जाना। तो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, वीक सब्जेक्ट्स को आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, वीक सब्जेक्ट्स पे एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी, वो रियलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप का। हिस्ट्री के साथ सभी से बड़ी दिक्कत ये है ना, आदमी जिद भी पाल ले, मेहनत भी कर ले, 3 4 सोर्स भी पढ़ ले, पर यूपीएससी पूछेगा कुछ और, यू आर लाइक क्या हाँ धोखा ये है। वो इकोनॉमिक्स तो कम है। से कम पता है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछेगा, मैं थोड़ा कंसेप्चुअल हाँ, क्लियरिटी लूंगी तो हो जाएगा सॉल्व। पॉलिटी पता है कि लक्ष्मीकांत थोड़ा सा घुमा देगा, मैं कर लूंगी। हिस्ट्री में करंट तुमने अफेयर पॉलिटी में हिस्ट्री इज हिस्ट्री में लाइक तुमने विजयनगर पढ़ा, और वो पूछ रहा है पता नहीं कौन सा नगर कहाँ। थोड़ा टफ है बट करना तो पड़ेगा। एक ना मतलब बैलेंस एक्स्ट्रा की मेहनत बात, देनी यस, पड़ेगी। हाँ, एक्स्ट्रा भी देनी पड़ेगी। एक और बात है बैलेंस की, कि सब्जेक्ट कभी कभी आपका फेवरेट बन जाता है, यू स्टार्ट डिवोटिंग मोर टाइम, लेकिन आपको एक में ही मास्टरी नहीं करनी। तो मेरा जो सवाल है ना वो ये है, कभी कभार क्या है ना, हम मास्टरी करना चालू कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप इकोनॉमिक्स में हैं, तो आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स का मेरा ना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, वहां तक सही है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर टाइम ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो आपका टाइम किल कर देती है। हैव यू फेस दिस इशू? सर नॉट पर्टिकुलरली दिस, बिकॉज इतने सब्जेक्ट्स हैं, अगर एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम फोकस करें फिर फोमो हो जाता है, अरे मेरा तो दूसरा सब्जेक्ट हुआ ही नहीं। तो वो ये पर्टिकुलर इशू मैंने नहीं फेस किया। आई थिंक इसका ये एक रीजन ये भी है कि मेरे दो दो ही अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं बार बार उस साइकिल में नहीं गई जहाँ पे मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम था। तो वो चीज नहीं हुई, क्योंकि फोमो बहुत होता था कि अरे और ये ज्यादा, मतलब अगर 2 घंटे भी ज्यादा लग गए किसी एक सब्जेक्ट में, लगता था लो आज के टारगेट से पॉलिटी पे रह ही गई, आज के टारगेट से ज्योग्राफी पे रह ही गई। तो रही। फोमो बहुत हो जाता था इतने सब्जेक्ट थे यहाँ पर। इश्ता, आप अपना प्लानिंग कैसे करते थे? कुछ लोग मंथली प्लान बनाते हैं, कुछ लोग वीकली प्लान बनाते हैं, कुछ लोग ईयरली प्लान बनाते हैं। वो ईयरली प्लान सिर्फ एंड वाले दिन रिव्यू करते हैं कि यार पढ़ना था क्या पिछले साल। वो पंचवर्ष की योजना हो जाती है वो तो हाउ हैव यू प्लान्ड योर जर्नी? सर, तो मेरा मतलब ऐसे कोई एक सिंगल प्लान नहीं होता था, मैं ईयरली प्लान बनाती थी एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में, कि मुझे मे बी लेट्स से कि मुझे मार्च तक अपना पूरा सिलेबस और सीसैट कंप्लीट कर देना है, या फिर 1 महीने की आंसर राइटिंग तक। तो वो एक ब्रॉड प्लान बनाती थी कि मैं इस साल के एंड तक इतना इतना कंप्लीट कर लेना है, सो दैट आई कैन ट्रैक माई प्रोग्रेस। सेकेंडली, मेरा वीकली प्लान ज्यादा सूटेबल रहते थे, कि मैं स्टार्ट ऑफ द वीक में लिख लेती थी कि लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर करने हैं, ज्योग्राफी का ये वाला कॉन्सेप्ट। तो वीकली टारगेट्स बना लिए मैंने, एंड उन वीकली टारगेट्स को मैं अपने डे वाइज करने की कोशिश करती थी, कि दिन में देख लिया कि अच्छा आज का दिन इतना है, ऐसे ऐसे कर लिया। बिकॉज कभी दिन में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, अगले दिन नहीं है प्रोडक्टिविटी, तो डेली आप वो सेम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते। वीकली टारगेट्स मुझे काफी अच्छे लगते थे, कि इजीली आप ट्रैक भी कर सकते हो उसको 7 दिन के इंटरवल में, और आप चेंजेस भी कर सकते हो। महीने भर पता चला बैठे रहे, फिर रियलाइज हुआ कि ये तो हो ही नहीं रहा, 1 महीना भी चला गया, कुछ हुआ भी नहीं, डिमोटिवेट अलग हो गए। तो वीकली प्लान्स मेरे सबसे हेल्पफुल रहे अपने आप को ट्रैक करने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए। मंथली प्लान जब फेल होते हैं ना, तो अगला जो प्लान है वो बंदा कम टारगेट नहीं लेता है, वो डबल टारगेट लेता है कि अगले हाँ, महीने सब खत्म कर और दूंगा। वो फिर डबल फेल हो जाता है वो डबल फेल हो जाता है। तो कमिंग टू द एग्जामिनेशन, कि इसके फेजेस हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, सब हैं। आपने प्रीलिम्स दोनों बार क्लियर किया है। क्या आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी कर ली थी? कर ली थी तो किस लेवल तक कर ली थी? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वही होता है कि सबसे पहले तो होता है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा कि मेरा टारगेट ऐसा ही था कि मार्च तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कि IR है, मेंस का भी? डिजास्टर मैनेजमेंट। मेंस भी ना? हाँ, जी जी, एथिक्स हो गया, मतलब मेंस की जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में पता तो हो मुझे, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद 3 महीने मिल रहे हैं, उसमें आपको ऑप्शनल्स भी करना है, एसे एथिक्स ये सब करना है, आप तब सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो नहीं चल पाएगा। तो प्रीलिम्स से पहले सिलेबस तो कंप्लीट होना ही है, एथिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप बाद में उठाएंगे नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस कंप्लीट करना। बाकी अगर आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ, तो इफ पीपल हैव टाइम तो एटलीस्ट उनको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे हैं, कि पॉइंट में कितने लिखने हैं। अगर 10 मार्क्स की क्वेश्चन है तो उसमें कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, हेडिंग्स कैसे बनानी है। तो वो बेसिक आइडिया अगर आपको मेन से पहले हो जाता है, तो प्रीलिम्स के बाद आपको बहुत इजी हो जाता है मेंस में नेविगेट करने के लिए। बिकॉज 3 महीने में आप 9 पेपर
चलिए दो लैंग्वेज से हटा दे, 7 पेपर्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा तो आपको प्रीलिम्स से पहले एक बैकग्राउंड बना के रखना है। बाकी असली मेहनत मेन की प्रीलिम्स के बाद ही होती है, जब आप प्रॉपर आंसर्स लिखते हैं, इवेल्युएट कराते हैं उसको। पर एक बेसिक बैकग्राउंड कि कैसा फंक्शन करता है ये, वो सीखना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स से। इसका थोड़ा सा वीडियो आपका ब्लर हो रहा है, कैन यू प्लीज चेक योर नेट? जी सर। आई थिंक इट्स अभी ठीक है सर, मैंने वाईफाई को किया अभी। थोड़ा बेटर। रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग, कुछ लोग आते हैं पहले ही दिन से, आंसर राइटिंग करूंगा पहले ही दिन से कि 7 मिनट में ही लिखना है, क्योंकि मेंस में लोग 7 मिनट में लिखा करते हैं। फिर वो ये कोई टॉपर आगे कहता है मैं तो 1 डे से कर रहा था, यार करते होंगे आप, रियलिस्टिक क्यों नहीं है? तो हाउ हैव यू मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको पहले सिलेबस भी तैयार करना है, फिर आंसर राइटिंग भी करना है, वो सब चीजें करनी सर वही है कि आप आंसर्स जो होते हैं वो, मतलब यूपीएससी में मेंस में जो पूछता है वो उन कैंडिडेट से पूछता है जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन कर ली है। तो आप पहले दिन से जाएंगे ना बाउंड टू फेल, आप नहीं लिख पाएंगे आंसर्स। तो मैंने कभी मतलब आंसर्स मैंने 1 साल की प्रिपरेशन की, पूरी प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देख लेते थे। आंसर राइटिंग मैंने कभी फ्रॉम द स्टार्ट ली ही नहीं है। बिकॉज अगर मैं पूछ रही हूँ कि रबर प्रोडक्शन के बारे में बताओ, इट्स नॉट जस्ट अ ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो इकोनॉमी का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है। तो इंटरलिंकेज बिटवीन द डिसिप्लिन्स बहुत चाहिए होती है एक आंसर अच्छा लिखने के लिए। तो मेरी आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी ये थी कि जब मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना सारा सिलेबस, सारे चैप्टर, मतलब सारे सब्जेक्ट, देन अराउंड जनवरी 2022 में मैंने आंसर लिखने शुरू किए कि अच्छा अब देखते हैं कि कैसे इंटरलिंकेजेस हो पा रही है, कैसे वो हो रहा है। तो सारा सिलेबस खत्म करने के बाद आई मूव ऑन आंसर राइटिंग प्रीलिम्स से पहले, सो दैट एक मुझे आइडिया रहे कि प्रीलिम्स के बाद मुझे दिक्कत ना हो। तो लेकिन एक पहले दिन से आप नहीं कर सकते, आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे आंसर पे जा पाएंगे। है। एंड इसमें क्या है ना, प्रीलिम से पहले आप इतना काम कर लो कि वो जो है ना पेन चलना चाहिए, आपको जी। पता है लिखना कैसे। क्योंकि जस्ट आफ्टर जी। द कॉलेज मुझे याद है जब पहला मैंने आंसर लिखा था तो फिर उसको पढ़ना ही पड़ा कि यार ये दिखाने लायक तो नहीं है। तो जी। इट विल टेक टाइम कि वो पेन चलना चाहिए, आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए। एंड स्पेशली क्या होता है, एथिक्स मान लो कि व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू। बाहर बाहर बैठ के जब आप ये क्वेश्चन देखोगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है। आप लिखना चालू करोगे, एक पैराग्राफ के बाद में दूसरा पैराग्राफ समझ में ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है आप। एंड सर मतलब ये जो हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, ये मतलब यूपीएससी पीवाईक्यू है। एंड जी मतलब भाई। जब मैंने पहली बार लिखा ना, तो मैं लिख रही हूँ कि हैप्पीनेस में अरिस्टोटल ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। यूपीएससी जानना चाह रहा है तुम क्या सोचते हो हैप्पीनेस के बारे में। तो हम सर आधे टाइम तो क्वेश्चन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अपनी हैप्पीनेस की सोच को फॉर्मल वर्ड्स में अच्छे कीवर्ड्स के साथ, अच्छी डेफिनेशन के साथ लिखना बहुत डिफिकल्ट है। वो तभी आता है जब आप देखें उसको, चीजों को समझे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप तब इंटरलिंकेज करके वो कर पाएंगे। इसी द कमिंग टू द प्रीलिम्स, यू हैव नॉट फेल्ड इन द प्रीलिम्स, तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहा? एंड सेकंड अटेम्प्ट में हैव यू चेंज योर स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी से जो मेरा मतलब है, नंबर वन, आपने सोर्सेस कैसे मिनिमाइज करें, कैसे फाइनलाइज करें। नंबर टू, क्या नोट्स बनाए। नंबर थ्री, टेस्ट कैसे लिखे। नंबर फोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, आपने बोला कि आपने रिवाइज किया 5 बार। तो हाउ हैव यू डन इट? क्योंकि देखो, अभी क्या है कि मान लो कोई आपसे सुनेगा कि मैडम ने 5 बार किया, कोई प्लान करेगा कि मैं 7 बार करूँ, पर करना कैसे है, क्वालिटी हाँ कैसे लाओगे मतलब आप? सुनने में तो बहुत ये हाई फाई लग रहा है, पर वही यहाँ है इधर। तो सर प्रीलिम्स का, क्योंकि मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया तो ये समझ में आ गया था कि मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है। तो इसका सेकंड थोड़ा में मैंने वीडियो फिर ना उसको, ब्लर हो रहा है, इसका वीडियो ब्लर हो रहा है। अभी बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो सर क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में रिस्क नहीं लिया कि इसको चेंज करूँ, कुछ करूँ। तो सर माई स्ट्रैटेजी वाज कि जो भी मेरे सोर्सेज थे, जो भी मेरे नोट्स थे, ये नहीं है कि इधर भटक गए, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मटेरियल उठा लिया, वो कर लिया। भटकना नहीं था, अपने नोट्स को उठाया, उन्हीं को मास्टर किया, मतलब इतना अच्छे से पढ़ लिया कि अगर उसने पूछ लिया कि अकबर के नवरत्नास कौन थे, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ रही है कि ये इस पेज के इस साइड पे लिखा था। तो हम्म। अपने नोट्स को मतलब अच्छे से वो किया, इधर उधर भागी नहीं मैं कि ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं।
सेकेंडली सर, टेस्ट सीरीज की जब बात आती है तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज दो फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट सर्व करती है। पहला, कि वो आपको कंफर्टेबल करा देती है कि जब आप रियल टेस्ट में बैठो तो आपको ये डर ना लगे कि अरे मैं ओएमआर गलत भर दूंगी, या चार क्वेश्चन एक साथ हम्म। नहीं आते तो पांचवें क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डगमगा गया। तो टेस्ट सीरीज से ये कॉन्फिडेंस और मोराल आप बिल्ड कर लेते हैं कि हैंडल कैसे करना है पेपर की एंजाइटीज को। सेकेंडली सर, टेस्ट सीरीज को मैंने एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा कि क्योंकि मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज किए। अगर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत थी तो उसके अलावा मैंने कोई किताब, कोई कोचिंग कंपाइलेशन कुछ भी नहीं उठाया। ये नहीं कि डीडी बसु उठा लिया, कुछ भी उठाया, कुछ नहीं किया। तो ठीक है, मेरे सोर्स लिमिटेड थे पर मेरी नॉलेज भी कहीं ना कहीं लिमिट हो गई थी। तो टेस्ट सीरीज ने मुझे हेल्प किया कि अगर मुझे 10 क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे तो मैं जस्ट एक 10 पेज वो बना लेती थी, 10 पॉइंट्स कि अच्छा ये पॉइंट ऐसा है। तो वो वैल्यू एडिशन मेरी बनी टेस्ट सीरीज से। तो वहां से जो वैल्यू एडिशन होती थी उसको मतलब रट लिया, उसको याद कर लिया। तो मेरा स्ट्रैटेजी कवर हो गया, वैल्यू एडिशन भी कवर हो गया, इशिता, आई क्योंकि वुड लाइक टू बच्चे क्या पॉज, था। इशिता, आई वुड लाइक टू पॉज फॉर ए सेकेंड। जी जी। आपने स्टैटिक पढ़ा, आपके स्टैटिक के सोर्स कैन यू प्लीज टेल? पॉलिटी का तो लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी का कहाँ से किया? तो ज्योग्राफी का अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूँ तो एनसीईआरटी स्पेशली 11th और 12th की। बाकी मैंने टीचर्स में मैंने सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो किया था, तो उनका मुझे काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगा। तो उसके अलावा मेरे को कोई बुक नहीं उठानी पड़ी कि जीसी लियोंग उठा लिया है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। फिर वही सर, मतलब मेरी प्रिपरेशन में टीचर्स का काफी बड़ा रोल था कि मैंने टीचर्स काफी ऐसे चुने जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, तो मुझे ट्रस्ट। बुक्स बहुत कम रेफर करनी पड़ी। कि अगर मैंने इकोनॉमी किया जीएस वाला तो मैंने मृणाल सर का लिया, और उन्होंने जितने भी नोट्स दिए उसको अच्छे से रिवाइज किया, और फिर मुझे लगा कि इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है मुझे और करने की। वैसे ही हिस्ट्री में मैंने प्रतीक नायक सर थे उनका फॉलो किया। तो मैंने टीचर्स को मतलब काफी अच्छे से ट्रस्ट किया, और उनके जो भी मटेरियल थे उसको ज्यादा फॉलो किया था। तो मतलब स्टैटिक मेरा एनवायरमेंट मोस्टली। का, एनवायरमेंट का। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का सर, वही मैंने सुदर्शन गुर्जर सर वही इन्वायरमेंट लेते हैं। अब की जो बुक्स है, मे बी शंकर आईएएस एंड ऑल, वो काफी स्टैटिक हो गई है, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा है। पूछ ही नहीं तो रहा। हाँ, तो वो सब चीजें डायनामिक जैसे ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि वहाँ पे टीचर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सब्जेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। करंट अफेयर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो कैंडिडेट है, अगर उसको फेल होना है, वो करंट अफेयर्स पढ़ ले, वो पास नहीं होगा। ट्रू। तो मतलब ये सुनने में ऐसा बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, पर मतलब मेरा जो पर्सनल इसका परसेप्शन है कि सर करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सा ओशन है जिसमें अगर आप चले गए ना डूब जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को नेविगेट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स मेरे लिए एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द डे होता था, बिकॉज मैं पूरी दुनिया से कट ऑफ हूँ, कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं है। अखबार जब पढ़ती थी तो ऐसा लगता था सडनली दुनिया से कनेक्ट हो गई, सब पता चल रहा है दुनिया कनेक्ट में हो क्या चल रहा है। तो मैंने कभी ये नहीं उठाया कि आज इस कोचिंग का कंपाइलेशन उठा लिया, या नहीं। मतलब पीपल इफ दे वांट दे कैन डू, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट योर सोर्सेज। आपको अगर उठाना है तो सिर्फ एक का उठाइए, ये नहीं कि दिन में 10 कोचिंग के आप कंपाइलेशन उठा रहे हैं। तो मेरा सोर्स खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना था। मैंने इंडियन एक्सप्रेस लगा रखा था, उसको पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, जो भी उससे पॉइंट्स निकले अपने नोट्स में बनाए। दैट्स इट, दैट वाज माय करंट अफेयर। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ईयर एंड में मैं पीटी 365 जरूर देख लेती थी कि फैक्चुअल कुछ ना मिस हो। बस करंट अफेयर्स में लिमिट करो, एक सोर्स आइडेंटिफाई करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज कोई भी सोर्स 100% कवरेज नहीं देगा, किसी में कुछ ना कुछ छूटेगा। जस्ट पिक आउट वन सोर्स ताकि आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे। एंड ये तो मान के रखो कि करंट अफेयर्स आप 100% मास्टर नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स को सर मैं दिन के 2 घंटे देती थी, 2 से ढाई घंटा। पहला 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर आधे घंटे में नोट्स वोट्स जो भी बने। दूसरा घंटा मैं रिवाइज करती थी जो भी मैंने 1 डेढ़ साल से जो इकट्ठा कर रही थी। तो रोज 1 घंटा अगर मैं 5 पेज 6 पेज भी रिवाइज कर रही हूँ, तो जितना मैंने नोट्स बनाए चली जा रही हूँ उसको दिमाग में तो जाए ना, नहीं तो वो हाँ। गड्डी की गड्डी बनती जाती है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना और रिवाइज करना होता है। देखो रिविजन मैंने लोग ना कर ही नहीं ये पाते करंट अफेयर। देखो मैंने ना ये इसलिए कहा है क्योंकि कभी कभार कोई सुन लेता है कि सारा का सारा करंट अफेयर्स है, और वो क्लेम करने की बात है, आप 100 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से क्लेम कर सकते हो, तो सर आप कैंडिडेट मान कहीं ना लीजिए एक कहीं। बार प्रीलिम्स में पूछ दिया अगर उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो व्हाट हाँ। विल यू कॉल इट करंट अफेयर? आई वॉन्ट, है वो करंट अफेयर्स का, बट टॉपिक तो स्टैटिक है ना सर।
आई थिंक राइट राइट वे ये है कि आप स्टैटिक को बनाइए बेस, और करंट को उससे सप्लीमेंट करिए। करंट एक वैल्यू सप्लीमेंट एडिशन। का बहुत अच्छा काम करेगा। करंट आइसोलेशन में आप वही करते रहो पूरे साल, तब तकलीफ है। तो करंट का ये हुआ। फिर उसके बाद में आपने जो टेस्ट का बताया कि सर मान लो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, तो टेस्ट में मुझे 10 नए क्वेश्चन मिले, तो मैंने वो कर लिया। तो आई बिलीव कि टेस्ट के 2 से 3 बहुत अच्छे अच्छे काम है, एंड इफ यू एग्री देन प्लीज लेट मी नो। सभी से पहला ये है ना कि कुछ लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, वो टेस्ट लगाते नहीं है। आपका नॉलेज का टेस्ट है वो। जब आप टेस्ट लगाते हो, आपके सिंपल सिंपल पढ़े हुए टॉपिक, मान लो आपने स्पीकर पढ़ा है, आप टेस्ट में वो क्वेश्चन जब गलत करते हो, इट हिट यू हार्ड कि यार मैंने 3 बार पढ़ा हुआ है, ये गलत कैसे कर दिया। तो वो आपका एक नॉलेज का टेस्ट करता है। दूसरा, आपका नॉलेज का जो गैप है, आप अनलिमिटेड तैयारी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, तो वो वहां पे फिल कर देता है। थर्ड इज की आपको यूपीएससी लेवल का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो जैसे अभी आपने यही कहा कि आप अगर सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट नहीं लगाते हो, क्वेश्चन गलत होने की बहुत संभावना है। बिकॉज आपने जब पढ़ा है ना, तो वो एक वन वे नॉलेज है। आपने क्या हम्म। पढ़ा, क्या परसीव किया, कैसे दिमाग में उसको बिठाया, सिर्फ आप ही जानते हो। जब टेस्ट लगाते हो तब वो रियल होता है कि जो तुमने समझा है वो सही समझा है तुमने। तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जितनी हमें समझ आई है वो सही समझ में आई है कि नहीं। तो इसलिए भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एप्टीट्यूड बिल्ड करता है कि एक क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज को समझना कैसे है। मतलब अगर टाइम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, उसको समझने के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर से मैं पीवाईक्यू पे वही स्ट्रेस करूंगी कि जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यूपीएससी किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, उसका एसेंस क्या है, वो किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे पीवाईक्यू सबसे अच्छा समझाते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनर के माइंड में किस तरह की चीजें चल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए क्या है ना, टेस्ट सिर्फ एक नंबर है। 50, 60, 70, 80, अगर आप टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे खुद ही का, कई बार ऐसा रहता है हम इलॉजिकल लॉजिक लगा के क्वेश्चन सही कर देते हैं, और हाँ फिर हाँ, हम खुश हो चेक नहीं जाते करते। हैं। खुश हो जाते हैं कि मेरा तो ये सही है, पर जब आप सोल्यूशन पढ़ते हो तो आपका इलॉजिकल लॉजिक है, लॉजिकल नहीं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक, फिर टेस्ट, उसके बाद में नोट्स मेकिंग पे। सर नहीं, ऐसा एक चीज मैं टेस्ट के लिए और यस ऐड प्लीज करूंगी प्लीज। यहाँ पर कि जैसे टेस्ट हमने लगाया और क्वेश्चन सही हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। पर हम्म। हम ये नहीं देखते कि वो एक ऑप्शन सही हुआ है, 3 ऑप्शन के बारे में पता भी नहीं है कुछ। अभी नहीं। उन 3 ऑप्शन के बारे में पढ़ना जरूरी है कि वो 3 ऑप्शन क्या है। तो एनालिसिस, मतलब अगर आपको 1.5 घंटा लग रहा है टेस्ट सॉल्व करने में, तो आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए उसको एनालाइज करने में भी, कि वो क्वेश्चन क्या है। वो 4 ऑप्शन के बारे में ऐसे चार होना चाहिए कि वो 4 ऑप्शन अगर दोबारा दिख गए तो फिर मैं ब्लैंक ना हो जाऊं कि अरे ये कहाँ से आ गया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अब इसमें ना एक डिबेट जो आती है, वो आती है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। इसको बैलेंस कैसे करें? लोग क्या है, सिर्फ नंबर के पीछे। अच्छा, एक और है ना दिक्कत है, कुछ लोग पहले दिन से तैयारी चालू करेंगे, मैं डेली टेस्ट लगाऊंगा फिर भी टॉपर। अरे डेली लगाना नहीं है यार, और लोग पहले यार। है। तो इस पे क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में व्हाट इज योर ओपिनियन? कि कितने टेस्ट, तो देखो एक तो मिनिमम नंबर लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सर मैंने क्वालिटी का एक टेस्ट लगाया, ऐसा भी नहीं है। सर नंबर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत टाइम है, महीने है, मान लीजिए अगर आपके पास 3 महीने हैं, तो आप अगर सोच सकते हैं कि मैं 40 से 50 टेस्ट लगा लूं या कुछ, तो इट्स इजीली मैनेजेबल कि आप 2-2 दिन में एक एक टेस्ट लगा रहे हैं, हो जाएगा। पर सर वो ये कि पहली चीज कि आप उन 40-50 टेस्ट में एनालाइज कितना कर पा रहे हैं। दूसरा सर, 2 टाइप के टेस्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है फुल लेंथ टेस्ट और एक आता है हम्म। टॉपिक वाइज टेस्ट। अब जब एक टॉपिक है, मान लीजिए बुद्धिज्म का टॉपिक है, अगर उस पे आपको मैं बोल दूं 50 क्वेश्चन बनाने को, 100 क्वेश्चन बनाने को, तो आप फिर पीएचडी लेवल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से हम्म। आएंगे। तो रादर देन ओवर स्ट्रेसिंग ऑन दीज टॉपिक वाइज टेस्ट, मुझे लगता है कि आप फुल लेंथ टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें कि पूरा पॉलिटिकल लगा लिया या फिर 10 टॉपिक्स का भी अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कवरेज ज्यादा अच्छी होगी और ओवर, मतलब ज्यादा पीएचडी वाले नॉलेज में नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्सिटी लाना है, कि सिर्फ एक ही हम्म। इंस्टीट्यूट पे टेस्ट लगाने से ज्यादा बेटर है कि 5-6 जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं आप उनके फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, तो एक आपको डाइवर्सिटी और क्वालिटी के बीच का बैलेंस मिलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। और टेस्ट के बाद में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जहां पे ना आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो जी उसके लिए हैव यू मेड एनी काइंड ऑफ नोट्स, और हाउ यू हैव मैनेज दिस पर्टिकुलर? सर, तो क्योंकि मैंने घर पे प्रिपरेशन की थी, तो मेरा मोस्टली जो टेस्ट होते थे वो मैं ऑनलाइन ही लगाती थी।
तो मैं जस्ट वही अपना पीडीएफ जो उनके आंसर्स की होती थी, तो मैं जो भी मुझे लगता था कि अच्छा पॉइंट है, तो वहीं से उस टेक्स्ट को या उस पॉइंट को कॉपी किया, अपने वर्ड पे पेस्ट किया। तो ऐसे करके मेरे शीट्स बन जाते थे काफी सारे, कि अब मान लीजिए हर टेस्ट के अगर 10 पॉइंट्स निकल रहे हैं तो 10 उसकी पॉइंट की शीट बन गई, तो मैं उसको वो प्रिंट करके रख लेती थी और उसको मैं बार बार रिवाइज करती रहती थी। बाकी जैसे कोई क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सिंपली उसका एक फोटो खींचती थी अपने फोन में, एंड एक पीडीएफ बना रख के रख लेती थी उसी में, कि ये कभी जब खाली बैठेंगे तो ये वाले क्वेश्चन फिर से करते रह जाएंगे, क्योंकि आप बार बार वो सेम 100 क्वेश्चन की पीडीएफ खोल के एक एक क्वेश्चन नहीं देखने जाएंगे, तो आप जो लग रहा है अच्छा है तुरंत उसको निकाल के साइड में रख लो कि ठीक है कर लेंगे बाद में देख So you have made online notes, right? Not that लेंगे। pen and paper वाला notes. मतलब इट्स वेरी मतलब पर्सनल, कि अगर किसी को पेन पेपर पे बनाना है तो तुरंत आप लिख के बना सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट कि आप किसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इशिता, नाउ आई वांट टू एम्फसाइज ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, क्योंकि ये एक वो बात है कि 5 बार रिवाइज करना बहुत अच्छा है। अगर आपने कर लिया है, बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट होगी उस बुक के इस पेज पे बॉटम पे ये लिखा हुआ है। हम्म। तो इसके एक स्टेप बाय स्टेप कैन यू प्लीज एलैबोरेट? तो पहली बात तो, अगर मैं किसी को बोलूँ ना 5 बार मैंने रिवाइज, तो वो कहेंगे अच्छा आप वो सक्सेस हो गई, तो अब कुछ भी बातें फेंक रही है, तो वो सुनने में ऐसा बहुत साउंड कर रहा है। तो इसके तो दो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स है। फर्स्ट कि आपके नोट्स क्रिस्प क्रिस्प इन द सेंस कि अगर आपने मे बी क्वालिटी के 100 पेज के भी नोट्स हैं, तो फिर वो फाइनल नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि फिर किसी कॉपी में कुछ उठा के लेके आ रहे हैं, किसी कॉपी से कुछ। तो पहली चीज एक सोर्स होना चाहिए कि आपका नोट्स इतने हैं फाइनल में। सेकेंडली सर, अगर मैं कह रही हूँ 5 बार मैंने रिवाइज किया, तो जब मैंने फर्स्ट रिविजन किया तो 100 पेज के नोट्स से किया। सेकंड में अब जैसे सर मैं पार्लियामेंट पढ़ रही हूँ या स्पीकर पढ़ रही हूँ, तो मैं ये नहीं लिखूंगी ना स्पीकर इज दी हेड ऑफ द हाउस, तो ये सब चीजें बहुत बेसिक हो गई हैं। तो जो मेरे बेसिकली। नोट्स मेरे शॉर्ट नोट्स होते जाएंगे। तो अब मेरे दोबारा अगर मैं नोट्स बनाऊंगी, नोट्स बनाना ऐसा नहीं है सर कि बिल्कुल ही नोट्स मेकिंग को एक अलग सा टास्क है। अब जब आप पढ़ रहे हम्म। हो, मैं लिख लिख के पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो मेरे नए नए नोट्स बनते थे, तो मेरे शॉर्ट नोट्स होते जा रहे थे। तो अगर पहली बार मेरे 100 पेज के नोट्स हुए, सेकंड रिवीजन तक वो अपने आप 70 पेज के नोट्स हो जाते थे या सब। 50 पेज के नोट्स हो जाते थे। थर्ड टाइम में और चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई, तो वो सिर्फ 20 पेज के नोट्स हो गए। तो प्रीलिम्स से मुझे याद है 4 दिन पहले जब मैं अपना फाइनल सेट ऑफ रिवीजन कर रही थी, मेरे पास आर्ट एंड कल्चर के सिर्फ 12 या 13 पेज के नोट्स बचे थे, जो कि सिर्फ नाइस। मुझे समझ में आ सकते थे, कोई और दुनिया में नहीं समझ सकता था, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे एब्रीविएशन में लिख रही हूँ। तो अगर मैं कह रही हूँ 5 बार मैंने रिवाइज किया, तो जो पांचवा रिवीजन था वो सिर्फ 3 दिन में मैंने रिवाइज किया, फटाफट फटाफट ऐसी चीजें जो मुझे नहीं याद रह रही है। तो इट्स लाइक कि पहला रिवीजन आपका 1 महीना लेगा, दूसरा रिवीजन शायद 20 दिन ले, तीसरा रिवीजन आते आते तो आप 15 दिन पे आ जाओगे, चौथा रिवीजन आपका सिर्फ 10 ही दिन में हो जाएगा। तो साइकिल छोटी होती जाती है। एंड ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने इस तरह से चीजों को पढ़ने की कोशिश की। बाकी लोगों की हो सकती है 2 ही बार में उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई, बट दैट्स हाउ इट वर्क फॉर मी। आई वुड लाइक टू से इशिता की बेस्ट नोट्स वो हैं इस तैयारी में जो सिर्फ आप ही को समझ में आए। जी, वो जरूर। किसी को समझ में आ गए तो वो फिर अच्छे नहीं है, मतलब फिर ना तुम नहीं। दूसरों के लिए लिख रहे हो कि सिलेक्शन के बाद मैं मेरे हाँ। नोट्स फोटोकॉपी दुकान पे रखूंगा। एंड हम्म। रिवाइज करने में जैसे आपने बोला 5 बार, ठीक है। लेट मी ऐड सम ऑफ द पॉइंट्स हियर। क्या हर सब्जेक्ट के लिए डू यू फील कि आपको 5 बार की जरूरत पड़ी, या फिर यू हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस? नहीं, जब अब जैसे सर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, तो अगर इकोनॉमिक्स। मुझे लग रहा है कि उसका 3 बार भी इनफ हो गया है, अगर मुझे चीजें जैसे इकोनॉमिक्स में स्कीम बहुत पढ़नी पड़ जाती है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे बैंकिंग वाला पोर्शन मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, पर स्कीम्स वाला प्रिपेयर्ड नहीं है, तो स्कीम्स वाले पोर्शन को मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, पर बैंकिंग वाले को सिर्फ 3 बार किया। तो ये सर अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे हिस्ट्री मेरे को वीक था मेरा, तो मैंने हिस्ट्री को किया कि अच्छा इसको ज्यादा बार रिवाइज करना है, इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है। इकोनॉमी में अगर 10 दिन के इंटरवल के बाद रिवाइज कर लो, हिस्ट्री कह दीजिए मैं 5 दिन में दोबारा रिवाइज कर लूंगी, प्रीलिम्स से 1 महीना पहले। तो वो चीजें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई एक वो नहीं है फिक्स कि मुझे टिक मार्क्स करने हैं कि सारे सब्जेक्ट मेरे ऐसे होने चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से होगा ये। इसको वो कहते हैं ना कि सुनो सभी,
लेकिन करो अपने मन की। तो अपनी स्ट्रेंथ आप देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी का पॉलिटी अच्छा है, तो आप पॉलिटी को 5 बार करेंगे तो उससे बेटर है कि अगर आपका एनवायरनमेंट, और फिर इसमें एक और बात है, सब्जेक्ट को भी आप बैलेंस करिए। पॉलिटी 3 बार कर लिया, ज्योग्राफी 5 बार कर लिया, विद इन द सब्जेक्ट भी आप बैलेंस करिए। अब पॉलिटी में सिटीजनशिप 5 बार करने की जरूरत है, शायद पार्लियामेंट की जरूरत पड़े, शायद पार्लियामेंट में बिल्स की जरूरत पड़ जाए, राइट? रिवाइज करना प्रीलिम्स में तो आसान है, मेंस में कैसे? हैव यू फॉलोड द सेम स्ट्रेटजी? नो नो, इट वाज नॉट पॉसिबल, तो बिकॉज मेंस में एक तो इतने 7 पेपर की आपको पढ़ाई करनी है, उनकी आंसर राइटिंग भी करनी है, उसी समय आपको वैल्यू एडिशन भी चाहिए, तो मेंस में 2 बार की रिवाइज हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो मेंस का सर मैंने क्या फॉलो किया था, स्पेशली क्योंकि मैं सेकंड मेंस के बारे में बात करूंगी बिकॉज आई क्लियर दिस वन। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया ज्योग्राफी उठाया, तो ज्योग्राफी में मैं टॉपिक वाइज चलती थी कि मान लिया आज मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा रिवाइज किया ना, उसी के पीवाईक्यूज लगा लिए बैठ के, तो पूरा टॉपिक ऐसे ऐसे क्लियर होता गया। तो मुझे शुरुआत के मतलब 3 महीने में से 1.5 महीना मेरा इसी में चला गया कि टॉपिक वाइज सारा पूरा पढ़ना एक बार सिलेबस, एंड फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह लगाना। तो वो ऐसा हो गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। दूसरा सर क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में ऑलरेडी इतना बार उस चीज को पढ़ लिया था कि वो टॉपिक एकदम बैठ गया मेरे दिमाग में, मतलब वो ऐसा बैठा कि हिल नहीं सकता, तो मेन से मुझे वो ओवर रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब ऑनेस्टली आर्ट एंड कल्चर या इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री डायरेक्टली मेंस का पास नहीं है, बट आर्ट एंड कल्चर में या उसमें पूछ लेता है कुछ भी। एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला मुझे मेंस में। फिर भी आई कैन वाउच कि वो अभी भी है मेरे दिमाग में, क्योंकि उस समय इतना पढ़ लिया। तो मेंस में रिवीजन से ज्यादा इट्स अबाउट कि आपने कैसे आंसर राइटिंग किया, लिखते लिखते आंसर बहुत चीजें दिमाग में बैठ रही है, आपने टॉपर्स के आंसर्स देखे हैं उसमें कुछ नया पॉइंट है वो कैसे दिमाग में बैठ रहा है। तो मेंस में रिवीजन से ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर्स की, और कैसे आप चीजों को बैठा रहे हैं दिमाग में। प्रीलिम्स के लिए आपने कितने टेस्ट सॉल्व करे थे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि ऑब्वियसली नया नया जोश होता है, और होता है ना कि 100 टेस्ट लगा देंगे वो, टोटल? तो अराउंड 60 टेस्ट मैंने लगाए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में आते आते क्योंकि मेरा दिसंबर में रिजल्ट आया था मेंस का, मुझे पता था नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ा टाइम मेंस का पढ़ने में इन्वेस्ट किया, ऑप्शनल पढ़ने में इन्वेस्ट किया, तो प्रीलिम्स का जो चीज थी मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर पाई। तो वहां पे मैंने इतने टेस्ट नहीं लगाए, वहां पे मैंने 2013 से 2022 तक के 10 पेपर्स 2 बार वो सॉल्व किए, मतलब 20 टेस्ट तो ऐसे हो गए मेरे। उसके अलावा मेन मेन जो अच्छी अच्छी कोचिंग विजन या फिर राउज नेक्स्ट आईएएस जो भी है, उन सबके फुल लेंथ टेस्ट थे मैंने। जो टॉपिक वाइज है वो नहीं उठाए, सबके फुल लेंथ टेस्ट दो दो तीन तीन। तो ऐसे करके आप समझ लीजिए 20 या 25 के आसपास मेरे कोचिंग वाले टेस्ट हुए, और 20 मेरे वो वाले प्रीवियस ईयर्स वाले हो गए। तो वो ये कि 30-40 तो हो ही जाता है, मिनिमम तो आप रख ही लीजिए। प्रीलिम्स में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, दोनों बार का कंपैरिजन करें तो? सर अभी मार्कशीट आई है, बट जब आएगी तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा स्कोर नीचे इसलिए गया होगा फिल्म का, बिकॉज इस बार मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया। मैं सोच के गई थी कि जो श्योर है सिर्फ उन्हीं को करूंगी, बट जोश जोश में कंट्रोल नहीं हो पाता, लगता है ऐसा आता था। एंड मैंने ओवर अटेम्प्ट किया है, मुझे पता है। तो एक तो नहीं होता कंट्रोल, अब मैं क्या इसके बारे में बोलूं, मेरी खुद की मिस्टेक है ये। तो ट्राई करना चाहिए कि जो आपको श्योर नहीं है उसको, मतलब मैंने प्रीलिम्स में सॉल्व करती थी, मैं फेजेस में सॉल्व करती थी। फर्स्ट फेज में जब मैंने पूरा पेपर पढ़ा, तो आई ट्राइड कि जो मेरे 100% श्योर है उनको मार्क करना। सेकंड में जो लग रहा है कि अच्छा थोड़ा और आता है तो उसको मार्क करना। तो बट मैं ये ट्राई करती थी कि 60-70 तक, मतलब उससे ऊपर ना जाए, पर चला जाता था, ओवर अटेम्प्ट हो जाता तो पहले अटेम्प्ट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, पहले वाले में कितने करे थे और सेकंड वाले में कितने करे थे? था। आई थिंक पहले वाले में अराउंड 70 के आसपास मैंने किए थे। इस बार क्योंकि एक तो पेपर भी बड़ा अजीब सा था, मतलब उसमें बहुत ही सब्जेक्टिव था कि ओनली 3 ओनली 4, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ हमें तो मतलब हाँ। हमें जो पता है वही होगा। असर्शन रीजनिंग है, मतलब उस टाइप के थे। तो इस बार मेरा 80 के आसपास चला गया था, एंड आई आई नो इट फॉर श्योर कि इसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा हुई है, मुझे पता है। तो वहाँ थोड़ा सा मेरा हिल गया। इश्ता, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और हमारे दिमाग में अगर मेंस नहीं है, तो होता क्या है कि जब हम मेंस के टाइम पे आते हैं, जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स, देन वी लुक फॉर द सोर्सेज फॉर जीएस वन
GS2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करूँ? आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक। हैव यू कमिटेड दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और यू हैव नॉट? यस सर आई डिड। मतलब सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने फेस की फर्स्ट उसमें, मेरे पास मेंस के नोट्स ही नहीं थे। मैं प्रीलिम्स के बाद बैठे, हम लाइक पढ़ना क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स के तो नोट्स थे खूब, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं प्रॉपर कि पॉलिटिक्स। अब मेंस में वो सब नहीं चलती। मेंस में वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्लियामेंट कैसे कम हो रही है। अब मेरे पास नोट्स ही नहीं है मेंस के। आई एम लाइक कहाँ से सोर्स अरेंज करूँ, किस टॉपर के देख लूँ, क्या देख लूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एंड सर उसमें हुआ क्या कि मैंने हर जीएस के, हर GS 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन सबके अलग अलग टेस्ट में एनरोल कर लिया, उसमें एनरोल कर लिया। वो एडेड बर्डन हो गया कि अब क्या है कि आपको इसका भी कंप्लीट करना है, इसके टेस्ट भी कंप्लीट करना है, तो फिर वो बहुत ओवर क्राउडेड हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या। तो पहले से चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके, अगर आपने मेन स्पेसिफिक नोट्स बना रखे हैं, वो कैसे बनते हैं, वो आप किसी टॉपर का अगर नोट्स देखेंगे समझ में आएगा। मेंस स्पेसिफिक नोट्स पहले से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि फर्स्ट मेंस में नहीं थे और मैंने तब बनाए थे नोट्स, वो सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे काम आए कि जो पहले से मेरे बने रखे थे। कि हिस्ट्री में वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि अमोघ वर्ष में कौन सी किताबें लिखी गई, उन किताबों का नाम था। वो ये पूछेंगे कि अमोघ वर्ष के समय में लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ। तो वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं। तो नोट्स मेंस के कोई बात नहीं करता, कोई बनवाता नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो खुद ही इश्ता, बनाने होते हैं, वो आप कहीं से छाप भी नहीं सकते हो। और मेंस में क्या है ना, अगर आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स हैं तो वो 2 घंटे का जो ब्रेक मिल रहा है GS1 और GS2 के बीच में, GS3 और हाँ GS4, तो आप फटाफट से वो पन्ने पलट के कुछ तो देखोगे। एंड जी। इफ यू हैव द बुक्स, बैठे रहो फिर, कुछ नहीं कर तो सकते। सर वो एक चैप्टर नहीं करवाओगे आप 2 घंटे में? 2 घंटे में। टेंशन अलग है। प्रीलिम्स के आपने जो नोट्स बनाए तो उसका मैं चाहूंगा कि आप एक आध सैंपल शेयर कर देंगे बाकी लोगों के साथ में, तो इट विल हेल्प कि कैसे नोट्स स्पेशली किसी और शॉर्ट को नोट। समझ में नहीं आए। हाँ हाँ बिल्कुल, शॉर्ट वाले नोट्स। मतलब मैं ऐसे थे A4 साइज का, मतलब ऐसी शीट है कोई, एंड इस शीट को मैं ऐसे फोल्ड कर लेती थी। तो 1 2 3 4 ऐसे चार उसमें मेरा पूरे पूरे चैप्टर्स आ जाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाया था, डेफिनेटली किया जाए। है ना? इश्ता, अगर मैं ये बोलूं कि इस वाले अटेम्प्ट में हमने कोई एक ऐसा पेपर जिस पे ज्यादा काम किया हो एज कंपेयर टू द लास्ट वन, क्योंकि आपने पिछले साल मेंस का स्कोर देखा, इफ यू कैन टॉक अबाउट समथिंग अबाउट दैट, कि क्या स्कोर रहा, उसके बाद क्या लगा कि किस एरिया में ज्यादा काम करने की हमें जरूरत है, और कौन सा एरिया है कि अभी सेटल्ड है, अभी ठीक है, इस पे रिवाइज करेंगे तो काम हो जाएगा। तो सर मेरे फर्स्ट मेंस में अराउंड 723 मार्क्स थे, और उस समय कट ऑफ 747 थी। तो आई मिस मेंस बाई 23 मार्क्स। तो क्योंकि वो भी मेरा बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, मुझे समझ नहीं आया कि गलतियां कहाँ हुई। बट जब मार्कशीट आई एंड आई रियलाइज कि ऐसे में मुझे सिर्फ 67 मार्क्स मिले, बहुत ही ओह। खराब है। 67, मतलब जहाँ मुझे GS 4 में 114 के आसपास मिल रहे हैं, ऑप्शनल में मेरे मिला के 273 मार्क्स थे उस समय। मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर था। एंड ऐसे में सिर्फ 67, मुझे समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। तो ऐसे में मैंने बहुत मतलब मेहनत किया। और ज्यादा देन गोइंग ऑन गोइंग, जब मैं वो कह रही थी कि जब आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हो तो आप उसी में उलझे रह जाते हो, क्योंकि वो आपको कहेंगे टेररिज्म पे निबंध लिखे। यूपीएससी कह रहे हैं अबाउट दैट स्विंग्स ट्वाइस एंड यू डू नॉट सी द सेम ओशन। तो लेवल ही नहीं मैच। तो मैंने लेवल में। यूपीएससी के टॉपिक्स को उठाया और उस पे मतलब काम करा। तो ऐसे पे मैंने बहुत टाइम डिवोट किया। मतलब 20 20 ऐसे, 25 25 ऐसे लिखना, एक वो चीज। सेकेंडली GS 3, आई रियलाइज कि मुझे उसमें 77 मिले थे। तो आई रियलाइज पहली चीज कि GS 3 इन जनरल स्कोरिंग नहीं है, बट स्टिल इससे तो स्कोर इम्प्रूव करना कर ही है। मतलब सकते 77 से तो इम्प्रूव करना ही है। तो GS 3 को मैंने एनालाइज करने में बहुत टाइम स्पेंड किया। एंड कुछ कुछ चीजें मैंने सर नोटिस की कि GS 3 में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन हर साल पूछता है। और मतलब ये बहुत स्टेटेड फैक्ट है, कोई भी बच्चा अगर PY उठाएगा ना, उसको पता चल जाएगा। मुझे मेंस में, फर्स्ट मेंस में बात पता ही नहीं थी कि साइबर हैं। सिक्योरिटी तो वो। तो इस GS 3 पे मैंने देखे कि क्या क्या थीम्स हैं, क्या क्या, जैसे टॉपर्स बोलते हैं कि आप टॉपिक वाइज नोट बनाइए, मेन से टॉपिक उठा के नोट्स बनाइए। जब मैं एज अ एस्पिरेंट इन सब चीजों को सुनती थी, मुझे नहीं समझ में आता। जब खुद फेल हुए, खुद से चीजें समझी ना, तभी समझ में आता है। कोई कितना भी बोल ले, नहीं समझ में आता है। नहीं। तब मैं समझी कि अच्छा GS 3 के भाई वो टॉपिक ही पूछ रहा है। वो 4 बार पूछ चुका है कि आपकी जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है।
फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा वीक है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत ही बढ़िया, आप आपने कही बात। और GS 3 में चूंकि क्या है कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है, तो इट माइट हैव फेल्ट यू कि इकोनॉमिक्स मेरा बढ़िया ही है, इसमें तो नंबर आ ही जाएगा, एंड सर लेकिन ये फ्री सोचने में लगता है कि इकोनॉमी है, पर नहीं है। इकोनॉमी मतलब है ही नहीं वो इकोनॉमी। डिजास्टर इकोनॉमी मैनेजमेंट नहीं, इकोनॉमी की मुश्किल से 100 मार्क्स का भी नहीं पूछ रहा है वो अब। 70 80 70 80। बाकी हाँ। आपको खेलना है इंटरनल। दिक्कत क्या आती है ना कि मतलब थोड़ा सा मैं इसमें टाइम लूँ, तो दिक्कत ये आती है कि इकोनॉमी बहुत बड़ा है। आपको सर्वे भी करना है, नीति आयोग भी करना है, आपको कुछ नोट्स भी करना है, एंड इकोनॉमी इज बिग। तो यस। आई बिलीव कि पहली बार में यही गलती होती है कि मोर देन 70 80% टाइम तो इकोनॉमी करने में चला गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमी स्टैटिक किया नहीं, उसमें करंट में चला गया। वो पूछ रहा है बेसिक जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू आर लाइक ये मत पूछो यार, तुम करंट पूछ लो, मैंने पढ़ लिया ये पूछा कि 3 साल से जीडीपी ट्रेंड्स क्या रहे हैं और वो पूछ ले रहा है। है। हम्म। That's the thing. It's the last two questions I have to you. क्वेश्चन नंबर 1 इज कि एक कैंडिडेट को क्या क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, विच नहीं करनी चाहिए, विच यू फील कि नहीं करोगे तो यू हैव ए फेयर चांस टू रीच टू हायर स्टेज। आई एम नॉट सेइंग कि रैंक आएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा, हाँ। आपका मेंस निकलेगा, आप स्टेज वाइज आप ऊपर जरूर जाएंगे, तो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अपने को बहुत बांध के रखना पड़ेगा, आपको भटकना नहीं है। मतलब इस प्रोफेशन में भटक जाना बहुत इजी है। भटक जाना इन द सेंस कि इसका भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, उसका भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। अपने सोर्सेस को, अपने नोट्स को ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने जो भी नोट्स बनाए उसको तो पहले आप 100% रख लो, तब तो आप दूसरे इंसान के नोट्स उठाओगे ना। तो वो चीजें बहुत है, भटकना नहीं है। मतलब ये चीज मुझे हेल्प की कि मैंने घर से प्रिपरेशन की, तो मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे इस जर्नी में, मेरे पास आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत कम था। मैं मार्केट में जाके हर रोज एक नया पीडीएफ या नया नई किताब नहीं आ रही थी मेरे हाथ में। तो लिमिट करना चीजों को बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप लिमिट करते हो चीजों को, तो आप ज्यादा अच्छे से उसी सेम चीज को समझ पाते हो। तो पहला तो यही हो जाएगा। सेकंड, गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि खुद से काम चोरी नहीं करनी है सर। मतलब ऑनेस्टी विद योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे कॉलेज तक, मैं जब तक कि मेरा रूटीन था, मैं कॉलेज से आके 1 घंटा सो जाती थी, तो मेरी वो बॉडी साइकिल में ऐसा था। एंड फॉर द पास्ट 3 इयर्स मैं किसी भी दिन, मतलब सुबह मैं 8 बजे से बैठती थी और रात के 12 1 बजे तक बैठती थी। किसी भी दिन पूरे 3 साल में मैं दोपहर में नहीं सोई हूँ, भले ही कितनी भी नींद आ रही है। मतलब दिस इज द सेम रूम जहाँ मैं बैठी थी, मैं ऐसे अपने टेबल के पीछे थोड़ी देर कर लेती थी। पर मेरा मतलब फिलोसफी कह लीजिए, जिद कह लीजिए कि ये सोना नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना सर, जो अपने आप से आप विद कर लेते हो, वो बहुत वो अंदर से एक मोटिवेशन भी देती है, किक भी देती है कि नहीं, करना है करना है। तो अपने आप से ऑनेस्टी, अपने गोल के टुवर्ड्स ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं जैसे लोग करते हैं कि मैं देखती हूँ अपने स्टडी टाइमर शेयर करते हैं, 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा। भले ही मैं क्वेश्चन नहीं करी कि उन्होंने क्या पढ़ा है कि नहीं, बट आप अपने आप से ऑनेस्ट हो कि क्या मैंने 14 घंटे पढ़े, उन 14 घंटे में सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई हुई है। किसी को नहीं दिखाना है, अपने से सच रहना है, अपने से ट्रू रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी में सभी से बड़ी बात यह है ना कि अगर आप खुद अपने आप को आईना दिखाते रहेंगे तो यूपीएससी का आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जी। भयानक रहता है। एम एंड आई सर मुझे ये भी लगता है कि आपकी ऐसे इन छोटी छोटी चीजों से आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी शेप हो जाती है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि वो आपकी नॉलेज मेंस में चेक कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरव्यू में वो क्या देख रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं। एंड दिस इज व्हाट आप 1 महीने में नहीं बिल्ड कर सकते। आपको प्रिपरेशन के थ्रू आपने जो चीजें बिल्ड की हैं वही आपकी पर्सनैलिटी में दिखती है। तो ये डिसिप्लिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम भी बन जाता है कि इससे भी नंबर मिल रहे हैं आपको डिसिप्लिन के। वही है ना कि आपने अगर सुबह ठान लिया कि 6 बजे जगना है, 7 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, जो भी है, लेकिन अगर वो जिद पकड़ ली कि मुझे जग के पढ़ाई करनी है यार, हाँ। फिर ना आपकी सारी की सारी जो प्रोसेस हैं वो फिक्स हैं। लोग करते क्या है कि 10 चीजें पकड़ लेंगे, मैं जिम भी चला जाऊंगा, मैं योगा भी कर लूंगा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, मैं नोट्स। आई थिंक एक या दो कोर हैबिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बहुत अच्छी टर्म है इसमें, की स्टोन हैबिट इट इज। एक या दो को पकड़ लो, फिर एवरीथिंग विल फॉल इन द प्लेस। अब वो मोटिवेट ही करता है उल्टा कि मोटिवेट ही अच्छा करता है। ऐसे और बढ़ना है आगे।
मेरा सेकंड और सब क्वेश्चन मुझे ये ये भी है लगता कि, है ना हाँ कि जैसे प्लीज। हम दूसरों के ऊपर बहुत चलते हैं। जैसे अगर कोई हाँ। टॉपर है, उन्होंने बोल दिया मैं 5 बजे उठती थी भाई, और मेरे जैसा इंसान अगर मैं 5 बजे उठ के बैठ भी जाए ना सर, मैं ऐसे ऐसे करती रह जाऊंगी, मैं मेरे दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। तो जाएगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप अपने उससे देखो कि मुझे सबसे कंफर्टेबल क्या बैठ रहा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क क्या कर रहा है। दूसरे की सुनी सुनाई करने से कोई फायदा नहीं है। और वही है ना बात, सुनो सभी की, करो अपने मन की, उस टॉपर को फॉलो करो। मेरा तो ये मानना है कि जो आपकी सिमिलर सी कंडीशन में है, हाँ। आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली, आपका एज, आपकी हैबिट्स थोड़ा सा सिमिलर रहेगा ना, तो आपके लिए इजी रहेगा उसके पाथ पे जाना। अब आपका बैकग्राउंड कुछ और है, आप फॉलो कर रहे हो आईआईटी वाले को, आप एक किसी और कॉलेज से हो, तो वो होगा नहीं, क्योंकि वो 4 साल आईआईटी में बैठा है वो, एंड आईआईटी प्रोवाइड दैट एक्सपोजर जो नहीं है। तो आप जब उससे जी। कॉम्पीट कर रहे हो, तो आप उसकी स्ट्रेंथ पे कॉम्पीट कर नहीं पाओगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। एंड कमिंग टू दिस सेकंड क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा वो है कि दिल्ली जाना जरूरी है, बिना दिल्ली जाए तो होगा नहीं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सर ऑनेस्टली मैं अपने इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई, एंड देन आई थॉट कि आगे अगर मेरे को अटेंड देना पड़ा तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर ओनली। तो उल्टा मुझे लगा कि दिल्ली में बहुत डिस्ट्रैक्शन है वहाँ, कैसे लोग पढ़ ले रहे हैं। आई डिडंट नो, so just a second, so या if प्लीज you प्लीज can comment. प्लीज प्लीज। Okay, so I'll just mute for a while. या यस इशिता। Can you sir just repeat the question I just. तो दिल्ली जाना जरूरी है, इट इज कंपल्सरी, हाँ। कि बिना दिल्ली तो जाए ऐसे तो होगा ही नहीं। फिर उल्टा मैं, मेरा ना उल्टा ही व्यू है थोड़ा, कि दिल्ली में कैसे लोग पढ़ रहे हो, तो इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतने लोग हैं, मतलब आप बाहर निकल जाओगे आपको लगेगा यार इतना मटेरियल है यहाँ पर, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये तो मतलब मेरे बगल वाली रूममेट थी तो वो पूरा पूरा रात रात भर पढ़ती थी, तो मुझे लगता था यार ये तो रात रात भर पढ़ रही है, मैं तो रात में सो जा रही हूँ। बहुत डिस्ट्रैक्शन है सर। तो मुझे लगता है उल्टा मेरी, मैं घर पे थी इसलिए मैंने 2 टाइम में निकाल भी दिया। पर निकाल वही दिया। ऐसा है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है सेकेंडली, क्योंकि मेरे घर से ऐसा इन्वायरमेंट, मेरे माँ बाप ने हम्म। मुझे प्रोवाइड करा है कि मैं पढ़ पाई। बहुत लोगों के घर में नहीं होता है ऐसा इन्वायरमेंट, तो उनके लिए शायद दिल्ली जाना जरूरी हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है कि आप एक ऐसी जगह पहले ढूंढे जहाँ आप पढ़ पा रहे हैं, दिमाग आपका लग पा रहा है। ये नहीं आप 10 चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि ये आज मैं पीजी की मोटर चलाना भूल गया, हम्म। ये मतलब यू नीड अ फ्री स्पेस, फ्री मेंटल स्पेस जहाँ पे आप पढ़ पाए। तो अगर वो दिल्ली में मिल रही है, दिल्ली में अच्छा है, कहीं और मिल रही है तो और अच्छा है। मुझे लगता है कि घर पे रह के आप इतना ऑनलाइन रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तो घर पे रह के ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टू क्रैक। इट्स बेटर कि आप एक थोड़े दूर के इन्वायरमेंट में, लेस डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, वो हेल्प ही करता है कहीं ना कहीं। वेरी ट्रू। Ishita, thank you for your time. And once again, I would like to congratulate you for your success and say namaste to your parents from my side. थैंक यू सो मच सर। Okay, Ishita. Okay. Thank you. Bye.